कर भेज राखी हम पहले से ही दुगो मार राहुल, आप छात्र नेता हो। आपने कुछ दिन पहले एक फेसबुक लाइव किया था, उसमें आपने प्रशासन पे आरोप लगाए थे कि पुलिस आपके घर दबिश दे रही है, आपके माता पिता को परेशान कर रही है। क्या कहना है आपका इस बारे में? भाई साहब, पहले तो मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप आए और आपने हमारे हक अधिकार की आवाज़ उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने समय निकाल कर यहाँ आप आए। मैं आपको बता दूं कि मैं लाइव गया था फेसबुक के माध्यम से। जब लाइव 12 बजे गया तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ही लाइव गया हूँगा। तो मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 4-5 साल से इस छात्र राजनीति नहीं, मैं छात्र हमेशा सेवा को मानता हूं कि सेवा सर्वोपरि होती है। मैं उसको लेकर दिन प्रतिदिन दिन के 2400 घंटे और साल के 365 दिन में छात्रों की, समाज की, जो मेरे से होता है, जो मेरी इतनी औकात है, मैं अपनी औकात के हिसाब से हमेशा इस सेवा के लिए गुजारिश रहता हूँ और सबसे आगे रहता हूँ। आपने देखा होगा कि बात रही हो छात्रों की या बात रही हो समाज की या बात रही हो प्रशासन की, अगर उनसे पिटना पड़े तो पिटाऊं और लड़ना पड़े तो लड़ाऊं और अपने समाज और अपने भरतपुर के लिए हमेशा अग्रसर रहा हूं। जब बात आती है इस कुमेर आंदोलन, कुमेर बचाओ संघर्ष समिति बनती है कुमेर बचाओ आंदोलन, तो मैं आपको बात उस ओर लेके जाना चाहता हूं जब विधानसभा में गहलोत जी के द्वारा ये घोषित कर दिया गया है कि 19 जिलों की 19 जिले बना दिए गए, जिसमें हमारे डीप को नवीनतम जिला बनाया गया। हमें पहले से ही अनुमान था। मैं आपको बता दूं कि आज से 2 महीने पहले मैंने एसडीएम महोदय को इस संदर्भ में ज्ञापन भी दिया है, क्योंकि हमें पता था कि अगर जिला बनेगा डीग, और ये हमें 101% श्योर था। आज से हमें 2 महीने पहले श्योर था कि डीग जिला बनेगा, और हमें ये भी श्योर था अगर डीग जिला बनता है तो हमारी कुमेर तहसील को उस डीग जिले में रखा जाएगा। तो इसको लेकर ऐसा ना रखा जाए, हमने आज से 2 महीने पहले ही एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया था। शायद वो ज्ञापन हमारे डस्टबिन में फेंक दिया गया था। फिर उसके बाद जब 17-18 तारीख को विधानसभा में ये घोषणा होती है कि डीग को जिला बना दिया जाता है और कुमेर को उसमें शामिल कर दिया जाता है, तो मैं 17 को घोषणा हुई है, 18 को ही मैंने विरोध किया। पूरे ओवार के जितने भी हमारे युवा साथी हैं उनको जोड़ा, उनसे कहा, अपने बड़े बुजुर्गों से कहा कि इस तरीके का अन्याय हमारे क्षेत्र के साथ हो रहा है, आप इसको अग्रेसिव आगे लाइए। फिर मैंने विरोध करते ही 19 तारीख की आप मेरी खबर देखोगे अखबार में, विरोध का सर्वप्रथम मैंने विरोध किया। उसके विरोध के बाद 18 को किया, 19 को किया, 20 को किया, 21 को किया। मैं लगातार आज तक आपके सामने भी बैठा हूँ, अभी भी विरोध में ही है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले ये आरोप बताया जा रहा था पुलिस प्रशासन के द्वारा, मेरे पुलिस प्रशासन 1 अप्रैल को किसी मंत्री के मेरे पास फोन आता है और वो मेरे को प्रशासन के द्वारा दबाव होने का कारण बताता है, या तो आप इस से अलग हो जाइए, नहीं तो आपको नुकसान बहुत बड़ा महंगा पड़ेगा। तो मैंने उनसे, और उन्होंने कहा कि समाज गया एस्तेजी कराने, तो मैंने उस मंत्री जी को उन्हीं के मुंह पर बस एक शब्द कहा था कि अगर समाज एस्तेजी करा गया तो बहन की टाँट, हम भी उस समाज के साथ हैं। तो उनका फ़ोन कट करता है, और फ़ोन कट करने के बाद ही 1 घंटे बाद पुलिस प्रशासन का पूरा जाब्ता, कम से कम करीबन 30 पुलिस के जवान मेरे घर आते हैं, और वो एक अपराधी की तरह पूरे घर में पूरे बुश का कमरा, पूरे ऊपर नीचे जितनी भी है सब चीज़ से वो खंगोरा देते हैं। आप बताइए कि इस तरीके का अगर कोई भी मुद्दा हो, एक अपराधी के घर में ही इस तरीके की दबिश दी जाती है रात को, और फिर मेरे माँ बाप से भी उल्टे बोलते हैं। माँ बाप ने कहा कि क्या अपराध है, क्या FIR है, क्या है, तो उनसे भी उल्टा बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये लाइव जाने का कारण मैं तभी से फिर वहाँ से आउट ऑफ स्टेट हो जाता हूँ। तब मैं बात करता हूँ, जब अधिकारियों से बात करता हूँ ऊपर, तो मैंने कहा कि ऐसा क्या रणनीति है कि आप मेरे घर इतने बड़े जाब्ते में जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी वाला मैटर है कि ऐसे ऐसे राज्यपाल का कोई कार्यक्रम है, तुमने जूता दे दिया था। अगर मैंने वहाँ जूता दिया था तो मैंने भरतपुर की नाक रखी थी। माँ, अगर कोई भी राज्य मंत्री सही, कोई भी कैसा भी सही, अगर कोई भी आकर हमारे भरतपुर के युवाओं पर, भरतपुर के छात्र पर अगर कोई जूता मार जाए, वो काली जूती पूरे प्रशासन के सामने, तो ये हमें भरतपुर में सहन नहीं है। भाई, हम उस महाराजा सूर्यमल और राजा खेमकर्ण जी के वंशज हैं, अगर यहाँ आके कोई जूता दे जाए तो हम तो जीना अधिकार बेकार है। फिर किस तरीके की राजनीति है? क्यों यहाँ पर पक्ष विपक्ष एक अलग चीज़ है, पर अगर बात आए समाज की, बात आए क्षेत्र की, बात आए भाईचारे की, बात आए भरतपुर की, तो हम सभी भाई एक हैं। तो पूरे प्रशासन के सामने राज्य मंत्री के द्वारा जूता गया था, तो मैंने उसका जूता का बदला जूता से लिया।
तो वहाँ पे भी मैंने कोई गलती नहीं की। चलो वो उसको कहते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ 5 तारीख तक मैं बाहर रहूँगा, 5 को मैं यूनिवर्सिटी में प्रवेश नहीं करूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन पूरे पुलिस का जाब्ता आता है, दिन में 3 बार दिन में मेरा जाब्ता आता है। आप बताइए कि अगर यूनिवर्सिटी पाबंद वाला मैटर, तो वो एक नोटिस भी मेरे घर जारी कर सकते हैं, एक नोटिस भेज सकते थे कि आपको यूनिवर्सिटी में एंटर नहीं करना है। पर ये जाब्ता लेकर जाना, ये तो बहुत कहीं ना कहीं पूरा फोर्सली ऊपर से प्रेशर का दबाव दिखाई देता है। तो मैंने पूरे समाज के सामने बात रखा, आपके मध्य बात रखा, मैं कि ऐसे ऐसे मेरे पीछे पुलिस लग रही है और आप इस चीज़ को वो थोड़ा सा देखो, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में ये हमें कमज़ोर करने का महसूस कर रहा है। तो पूरा समाज सामने आया और समाज ने पुलिस प्रशासन को ताड़ा और पुलिस प्रशासन के सामने बात रखी कि ये हम नहीं होने देंगे, अगर ये गिरफ्तार होता है तो पूरा समाज इसके साथ गिरफ्तारी देगा। तो बात ये थी उस दिन की बात। तो अभी मैं सहूलियत हूँ, जब यूनिवर्सिटी वाला मुद्दा का है, पूरा हमारा क्षेत्र, पूरे समाज, हमारे युवा साथी, बड़े बुजुर्ग सभी मेरे साथ थे। उन्होंने पुलिस प्रशासन को तलाड़ा है और भगाया है। राहुल, आप छात्र राजनीति में सक्रिय हो, इसलिए आप पे आरोप भी लग रहे हैं कि ये जो अनशन हो रहा है ना, आप विपक्ष की पार्टियों के कहने पे करवा रहे हो। देखो, मैं आपको बता दूं, हमेशा आंदोलन या अंग्रेज के समय से देख लो, जिसने आंदोलन किया है, जिसने आवाज उठाई है, हमेशा उसको निम्न शब्दों से उसे प्रचलित करते हैं, निम्न शब्दों से संबोधित करते हैं। कोई तो उसको दलाल कहता है, कोई इसको बेईमान कहता है, कोई इसको पार्टीबाजी कहता है, कोई किसी ना किसी से मतलब कोई ये कहता है कि पौआ पी हुए बैठे हैं, कोई कछु कहते, कोई कछु कहते। तो सब चीज़ से इसको संबोधित किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये हमारा भरतपुर संभाग से जो आप बैठे हैं इस जगह पे, ये हमारे भरतपुर हेडक्वार्टर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर अपना दायरा रखता है। और हमारे यहाँ आसपास के जितने भी क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग हमारे युवा साथी हैं, वो पहले से ही बेरोजगार हैं। अगर वो बेरोजगार हैं तो अपना काम धंधा करने, अपना दाढ़ी कमाने हमारे पिता तुल्य सभी जाते हैं बाजारों में, मंडियों में, जो कि मंडियों की दूरी यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी है। अगर मंडी का समय होता है 10 से 5, तो अपनी 5 बजे तक 4 बजे तक दाढ़ी भी कर लेते हैं, और दिन में जैसे छुट्टी होती है तो अपना सरकारी काम भी करवाते हैं। तो ना तो उनकी दाढ़ी छूटी, ना उनके समय गया, ना उनका कुछ भी हुआ। अब बताइए, जब ढीग में पहुंच जाएंगे, आपको पता होगा कि प्रशासन जब अवैध मतलब कि क्या बोलते हैं, श्रद्धांजलि देने, जब अभी से मंत्रियों के पीछे ना कोई कलेक्टर दिखता है, ना कोई एसपी दिखता है, जब सब पीछे डोलते हैं, तो मान लो अगर कल को हम डीग में गए, तो भैया डीग में अगर कलेक्टर नहीं मिलो, एक तो हमारी दाढ़ी छूटी, जाते हम शाम को अपने बच्चन को और अपना पेट नहीं भर पाएंगे, दाढ़ी के साथ साथ हमारे पैसे गए, समय गया, और उसको डीग की दूरी तय करने में जितना पैसा खर्च हुआ वो व्यर्थ गया। तो आप बताइए, अगर इस तरीके इतनी विवादों के साथ साथ अगर हो सके तो पूरा डीग मेव एरिया है। अगर मेव में भी अगर हम देखें, तो अगर मान लो कि कहीं ना कहीं अगर हमारे मुख से अगर कोई बात निकल जाए, या फिर कोई भी अचानक हमारा कोई छोटा भाई जाता है, बहन जाती है, अगर उसके साथ अगर कुछ गलत हो जाता है, तो कल को तो हम ये, जब हमारी बात हम पे यहीं ना रखी जा रही, तो हम डीग में कैसे रखेंगे? डीग में तो वो मन भगा देंगे। तो मैं तो आपकी मीडिया के माध्यम से एक बात कह देना चाहता हूँ, देखिए, सरकार में लोकतंत्र का अधिकार है और लोकतंत्र चलता आ रहा है शुरू से। राजतंत्र हमेशा तभी से खत्म हो गया, तब से जनता जनार्दन जागी है। तो मैं तो इस मीडिया के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, इस लोकतंत्र में सबका अधिकार है कि सब अपनी मांग उठाएं, और पक्ष विपक्ष हमेशा चलते रहते हैं। मैं तो मंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा, मैं महाराजा विश्वेंद्र श्री आदरणीय सम्मानीय, हमारे सभी बड़े बुजुर्गों के सम्मानीय आदरणीय, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस मांग को हमारी समाज के बीच आप बैठकर बात करें, और इसको जल्द से जल्द हमारी मांगें उनको मनवाएं। क्योंकि आपको पता है, हम सभी बेरोजगार हैं और किसान पुत्र हैं, सभी अपने खेतों में फसल पड़ी है, उनको छोड़ के इतने भी बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, इन पे इतना समय नहीं है। आज बताइए, 36 घंटे पूरे हो गए, अभी तक कोई मेडिकल का एक अधिकारी यहाँ नहीं आया है। आप बताइए, अगर मैं ये कह रहा हूँ कल को तुम इस केस को छोड़ के, वो मेरे बचाओ आंदोलन को छोड़ के, अगर आप मुझे कल एक कुआं बनवावे के वहां पे धरने बैठ जाते हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ 8 घंटा दम होंगे, 9वें घंटा में पूरी मेडिकल टीम भूख हड़ताल पे आ जाएगी। ये धरना नहीं है, ये 4 लोगों की जिंदगी है। अभी तो 4 लोगों की जिंदगी है। आने वाले समय में अगर इनको कुछ भी होता है, तो मैं सरकार से एक गुजारिश करता हूँ कि सरकार जी, तुम्हारी कुर्सी नीचे तक हल जा भाई साहब, ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, इन्हें चेक करवाओ।
आज मैंने सुबह रात को फ़ोन किया है मेडिकल टीम को, जो हमारे पीएससी पर लग रहे हैं उनको फ़ोन किया है, आज सुबह फ़ोन किया है, अभी तक कोई भी मेडिकल का अधिकारी नहीं आया है। 2 भाइयों की तबीयत खराब है। अब बताइए, मैं इस चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, अगर इनके कुछ हो गया तो क्या हमारे क्षेत्र को बचाने के लिए ये 2 ही आहुति हैं क्या? मैं कह देना चाहता हूँ, यहाँ तो जल्द से जल्द इस मांग को मान ली जाए। अगर नहीं मानते तो आने वाले समय में ये भयानक रूप होगा। भाई यहाँ से जितनी भी जो भी हमारा जो पैर होगा वो आप सरकार बचा के रखे, और चाहे मरना पड़े मरने को तैयार है। 4 बैठे, कल 8 बैठेंगे, फिर 16 बैठेंगे, कितने लोग मरते जाएंगे, उठा मत जामे, कैसे उठा मत जामे।